नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कोविड-19 के बारे में और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालय के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में बतौर विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत प्रोफेसर मलय सरकार जी। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही में आज हम उस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि एक आदर्शवादी गृहिणी के साथ साथ एक मेहनतकश कर्मठ डॉक्टर के तौर पर इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में काम कर रही हैं, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। प्रोफेसर किरण मोक्टा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कोरोना 19 युग में, जो हम आज कोविड-19 के बारे में बात करते हैं। अब ये शायद युग बन चुका है, बार बार हम कई बार उपस्थित हो चुके हैं अपने प्रिय दर्शकों के साथ इस बीमारी को लेकर, इससे जुड़ी चर्चाएं, उससे जुड़ी सावधानियों को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर, विकल्प क्या क्या हैं, आगे हमें कैसे रहना है। पर आज जो हमारा मकसद है, आज हमें कोरोना को भी जीतना है और बाद में हमें अपना लाइफस्टाइल इस हद तक बदलना है कि आगे आने वाले, अगर कोरोना के बाद कोई और भी महामारी इससे भी शक्तिशाली या किसी और तरह की भी हेल्थ प्रॉब्लम अगर आ जाए, तो हम अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि हम किसी भी लड़ाई को एकजुटता से लड़ सकते हैं। तो कोविड-19 के बारे में दर्शकों, आपको किसी भी अपनी समस्या और उससे जुड़े समाधान को लेकर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, वह हमारा दूरभाष नंबर नोट कर लें। हमारा दूरभाष नंबर रहेगा 0177 2800 और 2800 बहुत बड़ी लड़ाई है डॉक्टर सरकार जी। आप पिछली बार भी इस कार्यक्रम में आए थे। कुछ एक बड़े प्रश्न थे, हमारी जो आवाम पब्लिक है बड़ी जिज्ञासा पूर्ण थी, उन्हें उनके जहन में कई ऐसे प्रश्न थे जिनका शायद उन्हें उत्तर नहीं मिला। तो आज वो विस्तृत जानकारी के लिए एक बार दोबारा से हम उपस्थित हुए इस विशेष कार्यक्रम के सौभाग्य से। हम जानना चाहेंगे, अगर हिस्ट्री के बारे में हम बात करें, कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस, SARS-CoV-2 नोवल कोरोना वायरस भी बोला है। 2019 के बारे में भी हमने बात की थी, वुहान शहर के बारे में भी इसका जिक्र हुआ है। आखिर अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जाएं तो ये किस तरह का वायरस देखा गया है? तो ये वायरस की शुरुआत हुआ था वुहान में, चाइना में। तो इसमें कुछ नोमेनक्लेचर है जो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो वायरस की नाम है, पहले शुरू में इसको नोवेल कोरोना वायरस बोला गया था, बिकॉज इसकी जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा नोवेल था। पहली बार इसको ये स्ट्रक्चर, जीन की स्ट्रक्चर मिला है डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस कोरोना वायरस, तो इसलिए इसको नोवेल कोरोना वायरस बोला गया था। अभी जो नाम है इसको SARS-CoV-2 वो वायरस की नाम है, और इससे जो बीमारी होते इसकी नाम है कोरोना वायरस डिजीज 2019 और कोविड 2019। तो ये शुरुआत तो चाइना से हुआ था। उस टाइम ऐसा बोला गया जो ये वायरस स्टार्ट हुआ था शायद एनिमल मार्केट से आया था ह्यूमन में। बट अभी ये प्रूवन हो गया जो ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ही स्प्रेड हो रहा है और ये पूरा दुनिया में ऑलरेडी फैल गया है। तो अभी हमारी देश में भी डेली बेसिस में केस भी हो रहा है। बट एक चीज़ है जो इस वायरस में 80% जो इन्फेक्शन होते हैं ना वो माइल्ड होते हैं, तो एंड बहुत ही कम परसेंटेज पेशेंट को बहुत सीवियर डिजीज होते। तो ये इस वायरस की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए, आप बता रहे हैं जी, ये जो विषाणु है, आपने कहा कि ये एनिमल से, वाइल्ड एनिमल से ह्यूमन में जंप किया है ये। तो आप जब MERS-CoV-2 की बात भी करते थे, SARS-CoV की बात भी करते थे, तो वो भी देखा गया है कि ऊंट में कैमल, बिल्ली में कैट, और साथ में गाय में या फिर बैट में, तो वहाँ से जंप करके बहुत कन्फ्यूजन है। लोग जिज्ञासा से भरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि नहीं इसके बारे में जानकारी, चूँकि आप एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और आप साथ में क्लिनिकल नोडल ऑफिसर के नाम से भी जाने जाते हैं। काम आपका बहुत सराहनीय चल रहा है। पर अभी सौभाग्यवश हमारे पास अभी कोई भी IGMC में कोरोना से पीड़ित कोई भी मरीज नहीं आया है। आदमी से आदमी तक ये कैसे फैल रहा है, इसके बारे में भी डेली आए दिन बड़े कन्फ्यूजन आ रहे हैं। कभी बोला गया है कि ये मल मूत्र के जरिए भी देखा गया है, कई बार ये भी कहा गया है कि पानी में भी आ सकता है, कई बार ये भी देखा गया है कि ये 2 मीटर की जो हम दूरी बता रहे हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कई स्टडीज़ में ये भी शोध हुए हैं कि ये एरोसोल्स में भी 3-4 घंटे रहता है।
आपका कई स्टडीज़ ये बोलती हैं कि प्लास्टिक में, कॉपर में, स्टील में, फाइबर में, पेपर में भी आ रहा है। आपसे आज ऐसी सटीक जानकारी लेना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शक जरा भी भ्रमित ना हो। तो ये आदमियों में आदमी को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज हमारी जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है ये वायरस की ट्रांसमिशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब हम कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, जब वो बात कर रहा है, खांस रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, इवन जोर से बात कर रहा है, तो वायरस पार्टिकल वो एरोसोल की फॉर्म में, ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर आ रहे। तो इसकी साइज डिफरेंट होते। अगर 5 यूजुअली देखा गया जो 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होते, तो ये वायरस पार्टिकल 6 फीट तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। वो तुरंत नीचे आपको सरफेस के ऊपर गिर जाते। अगर कोई आदमी है जो इन्फेक्टेड पर्सन की 6 फीट के अंदर है, तो ये वायरस पार्टिकल उसकी नेजल कैविटी से, ओरल कैविटी से सांस नाली के अंदर जाके डिपॉजिट होके इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए मास्क की इम्पोर्टेंट इधर है। सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और एरिया है, ये जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर गिर रहा है, आपने ठीक ही बोला, प्लास्टिक के ऊपर ये 3 डेज तक स्टेबल रह सकता है वायरस पार्टिकल की वायबिलिटी। कार्डबोर्ड, इवन कॉपर एंड प्लास्टिक, जैसा आपको स्टेथोस्कोप, बोतल्स, इसके ऊपर 3 दिन तक रह सकता है। तो इसलिए जैसा आपने टच कर लिया कोई प्लास्टिक की सब्सटेंस को, फिर आप अपना हाथ को मुंह में व नाक में रखा, तो वायरस पार्टिकल अंदर भी जा सकता है। जो आपने फीकल रूट बोला, जैसा स्टूल के साथ वायरस, ये काफ़ी दिन तक निकल सकता है, एवं इस रूट को अभी भी हम माना नहीं कर सकते जो फिकोरली नहीं हो सकता है। ये भी एक ग्रे एरिया है, बट पॉसिबिलिटी जरूर है। एक और इम्पॉर्टेंट एरिया आपने बोला था, दैट इज एरोसोल स्प्रे। जो पार्टिकल साइज 5 माइक्रोमीटर से कम होते हैं ना, वो एरोसोल हो जाता है। ये 6 फीट से भी आगे जा सकता है, बट अभी भी एक ग्रे एरिया है। इसकी कितने टाइम तक एयर में स्टेबल रहते, इस 3 आवर्स ना उससे ज़्यादा, उससे इन्फेक्शन होते कि नहीं, अभी बहुत सारी सवाल है इसके ऊपर। बट फिर भी हमने कोई प्रोसीड्योर कर रहे हैं जिससे एरोसोल बन रहा है, हमें प्रोटेक्शन लेना जरूरी है। लास्ट मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसा प्रेग्नेंट लेडी में इन्फेक्शन है, बच्चा में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पहले जो स्टडी था उसमें देखा है जब प्लासेंटे की थ्रू से इन्फेक्शन बच्चों में नहीं जाते, बट अभी रिसेंटली एक स्टडी आया, उसमें बच्चा डिलीवरी होने की विदिन 16 आवर्स उसकी नेजल जो सैंपल था वो पॉजिटिव आया, और IgM एंटीबॉडी भी बच्चा में आया। तो अभी भी ये सारी एरिया क्लियर नहीं है। शायद एक फोन कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, मिस्टर आलोक बोल रहा हूँ सर। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, दूरदर्शन शिमला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? सर, पंजाब लुधियाना से बोल रहा हूँ सर। आप लुधियाना से, अपना नाम बताइए। मिस्टर आलोक सिंह। हैं जी? मिस्टर आलोक सिंह। मिस्टर आलोक सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ लुधियाना से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने से। आप अपना प्रश्न बताइए। सर, इस पर जानकारी चाहिए था जी। कोविड-19 का प्रिलिमिनरी लक्षण क्या क्या है सर? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे आलोक कुमार जी। अभी हम इसी लक्षणों में आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक सीक्वेंस के तौर पे आपको लक्षण बता, अभी तुरंत हम जल्दी पे लक्षण में आ रहे हैं और आपको आपके प्रश्न का हम तुरंत जवाब देने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपके प्रश्न का आपको हम जवाब देने वाले हैं। तो आलोक जी लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बड़े उत्सुक हैं, व्याकुल हैं कि इसके लक्षणों के बारे में। अभी जरूर इसके बारे में ही बात करते हैं। नारी शक्ति की जब हम बात करते हैं तो सदियों से नारी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, माँ के रूप में, गृहिणी के रूप में, एक अच्छी वक्ता के रूप में। और जिस तरह से आज कार्य डॉक्टर किरण मोक्टा जी आप कर रही हैं, आप एक आदर्शवादी गृहिणी के नाते, एक कर्मठ, बहुत मेहनती, और आप साथ ही में जो हमारी IGMC की जो सैनिटरी जितनी भी टीम्स बनी हुई हैं, जो भी उसका दायित्व है, वो इतनी जिम्मेवारी का कार्य आपको सौंप रखा है, इसके लिए आज पूरी नारी जाति आप पे गर्व महसूस करती है। तो आप चूंकि एक टीम का पार्ट भी हैं और साथ में आप सह-आचार्य पद पर कार्यरत हैं, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वायरस जो है, एक वायरस विषाणु है,
इसके बारे में आज आपसे डिटेल जानेंगे। ये क्या चीज़ है विषाणु, आखिर इसने इतना तंग क्यों कर रखा है पूरे वर्ल्ड को। जब भी बात हम बैक्टीरिया की करते हैं, कीटाणु की बात करते हैं, तो इतनी त्रासदियाँ नहीं देखी जाती। कभी हम बात करते हैं कि स्वाइन फ्लू वायरस आ गया, कभी इबोला वायरस आ गया, कभी मर्स कोव की बात करते हैं, कभी सार्स कोव की बात करते हैं, कभी नोवल कोरोना वायरस की बात करते हैं, कभी HIV वायरस की बात करते हैं। तो आप तो बहुत इसमें कार्यरत हैं और बड़े अरसे से आपका इसमें बहुत अनुभव है। ये किस तरह का वायरस है और इसको क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से ये रह सकता है। शायद इसी प्रश्न का उत्तर हम आपसे बाद में जानते हैं। एक कॉलर शायद और दोबारा जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मैम, दूरदर्शन शिमला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से बोल रही हैं और आपका क्या प्रश्न है? जी, मैं प्रीति चीमा जीरकपुर से बोल रही हूँ। प्रीति जी जीरकपुर से बोल रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने का। कैसा माहौल चल रहा है आपके चंडीगढ़ में? जी, यहाँ तो गर्मा गर्म माहौल है। चलिए, वैसे तो कोरोना वायरस ने वैसे ही सारे विश्व में गर्मा गर्म माहौल ही कर रखा है, पर आपका क्या प्रश्न रहेगा? जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है डॉक्टर साहब, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, आपके वहाँ तो काफी ठंडा माहौल है। जी, बहुत ठंड हो रही है हिमाचल में तो। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे जैसे अब गर्मी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, काफी बढ़ना शुरू हो जाएगा जी। तो इसका क्या कुछ फायदा होगा? आपका कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से वातावरण जो चेंज हो रहा है, क्या वायरस इसकी उग्रता जो है ट्रांसमिशन करने की क्या कम हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो आप ये जानना चाहती हैं। जो जरूर आपका प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। हमारे पास आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो शख्सियत है, जो एक्सपर्ट हैं आज इसी वायरोलॉजी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अभी आपका प्रश्न का उत्तर जो है हम इन्हीं से जानेंगे। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वायरस की चर्चा कर रहे थे। देखिए, लोग, हमारा प्रश्न अभी आधा होता है और लोग जवाब मांगना शुरू कर देते हैं। तो वायरस के बारे में क्या कहना है आपका? सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि जो कोविड-19 बीमारी है, ये एक वायरस से, विषाणु से है, बैक्टीरिया से नहीं है। बैक्टीरिया और वायरस में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, वायरसेस इंडिपेंडेंटली कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं या वो रेप्लिकेट नहीं करते हैं। उसको एक सेल की ज़रूरत होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो मेजर डिफरेंस है। दूसरा, वायरसेस में ये डिफरेंस है कि वो बहुत जल्दी, बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो चेंज हो जाते हैं, उनका जीनोमिक मटेरियल चेंज हो जाता है। तीसरी बात है, जो बैक्टीरिया के लिए हमारी दवाइयाँ जितनी भी है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स है, वो वायरसेस के लिए इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो वायरसेस कई तरह के होते हैं, इनमें या तो डीएनए होता है या सिर्फ आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। ये जैसा वायरस है कोविड-19 का, जो सार्स कोवी वायरस है, ये एक आरएनए वायरस है और इसका साइज और वायरसेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है। वो 120 से 130 के नैनोमीटर के साइज का है। और यह एक एनवेलप्ड वायरस है। वायरसेस दो तरह के होते हैं, ये जानना भी जरूरी है कि इस वायरस का स्ट्रक्चर क्या है। एनवेलप्ड वायरस है, उसके बाहर एक लाइपोप्रोटीन का एनवेलप होता है। वो एनवेलप हमारे लिए, हम चाहें तो इसका फायदा भी है, बिकॉज जो कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स हैं या डिटर्जेंट्स हैं मेनली, जिसे हम साबुन से बोलते हैं, वो लिपिड वाले से बहुत जल्दी एक्ट कर जाते हैं। माफी चाहूंगा आपको, आपका जो सवाल है हम आगे जारी रखेंगे। एक शायद कॉलर फिर हमारे से जुड़ना चाहते हो। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं योगराज बोल रहा हूँ जी, शिमला से। योगराज जी शिमला से बोल रहे हैं। और कैसे हैं योगराज जी आप? बढ़िया है सर, आप सुनाएं। बहुत बढ़िया है जी। आपके सामने कार्यक्रम चल रहा है और इसके प्रति जितनी भी जो आपकी समस्या जानकारी, हम कोशिश करेंगे कि सभी को आपकी समस्या का हल मिल जाए। कोई भी ऐसी चूक ना रह जाए जहां किसी भी आदमी को कोई कंफ्यूजन से, ये जो हम ट्रांसमिशन की कड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इतना सारा इसमें इकोनॉमी इन्वॉल्व है, वो कहीं चूक ना हो जाए उसमें। आपका प्रश्न क्या रहेगा? जी डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि आपको कोविड-19 के बारे में जो बता रहे हैं बहुत अच्छा है, हमें बड़ी अच्छी जानकारी मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा है जी कि मेरा बेटा थैलेसीमिक है। आपका बेटा थैलेसीमिक है जी? हाँ जी। उसे हॉस्पिटल में लाने के लिए बड़ी समस्या आ रही है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है इनका भी। कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि वो ठीक की जा सकती हैं, पर उसके लिए टेक्निकल बनना बिल्कुल जरूरी है। आपका जो बेटा है वो थैलेसीमिया से ग्रसित है। आपको योगराज जी क्या दिक्कत आ रही है इससे रिलेटेड?
पहली दिक्कत तो ये है जी कि जो हम पास बनवाते हैं ये इजी सिस्टम नहीं है। पास बनाना इजी सिस्टम नहीं है जी। हाँ जी। दूसरी बात है कि हमें टैक्सी हायर करनी पड़ती है, हमारे पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है जी। तो इस विषय में आज अगर कोई सरकार हमें सहायता करे इस विषय में बहुत। देखिए सरकार तो बिल्कुल प्रयास कर रही है और हर लेवल पे प्रयास कर रही है। अगर सरकार तक ये इनपुट भी जाएगा तो शायद आपको ये समस्या भी आगे नहीं बिल्कुल नहीं आएगी, और ये आपको आश्वस्त करते हैं कि ये जल्दी समाधान आपको मिलेगा इस बात का। आपका स्टूडियो में जुड़ने से आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी समस्या का तुरंत हल करने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगराज जी का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चले इसे भी हम आगे लेते हैं। आप वायरस के बारे में चर्चा कर रही थी, तो इस वायरस में मैंने जैसे कहा एनवेलप्ड है, तो इसके लिए जो जितने हम सर्फ साबुन डिटर्जेंट्स यूज करते हैं तो इजीली ये वायरस उन चीज़ों से इनएक्टिवेट हो जाता है, ये फायदा इसका। दूसरे इसके सरफेस पे कुछ स्पाइक्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जैसे एस स्पाइक होता है या एम प्रोटीन है, इस पे HE प्रोटीन्स होते हैं। वो एक तो जैसे एस प्रोटीन है, जहाँ हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ जाकर अटैच हो जाता है ये वायरस, तो हमारा उसके बाद ही इन्फेक्शन कर सकता है। दूसरी चीज़ है, इन चीज़ों को जो ये प्रोटीन जानने ज़रूरी है, जब हम डायग्नोसिस में PCR करते हैं तो इसी के जीन्स को हम डिटेक्ट करते हैं, इन कुछ चीज़ों को। तो ये वायरस का एक स्ट्रक्चर है। साथ ही में अब अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, वायरसेस, हर वायरस इतना नोटोरियस हो गया है कि आदमी की कई मासूम जिंदगियों की मौत के घाट उतार दिया है। जब ये शुरू में आता है तो ये इतना एग्रेसिव क्यों होता है, और जैसे जैसे ये टाइम में आता है तो लोगों की कई कन्फ्यूजन्स ये भी रहती हैं कि हर्ड इम्यूनिटी कब बनेगी, ये वैक्सीन कब आएगी, ये स्टीक दवाई कब आएगी। रेमडेसिविर की जैसे हम बात करें, आजकल बहुत शोध चल रहे हैं, बहुत खर्चा हो रहा है इसमें, लोगों को लगता है ये कब दवा आएंगी। तो हम बार बार कह रहे हैं कि तब तक प्राइमरी प्रिवेंशन से बचाव कीजिए, क्योंकि अगर आंकड़े भी, अगर आप जो आपके आंकड़े बताते हैं वो भी बोलते हैं कि इसमें मोर्टेलिटी बहुत कम है, और मोर्टेलिटी भी उनमें है जो कोमॉर्बिड कंडीशन से शायद जुड़ा हुआ है। तो देखिए इस चीज को भी आगे बढ़ाना जरूरी है। तब तक एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, हेलो, ये वायरस हवा में भी फैलता है? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं? पूर्णचंद गांव रेडी, बंदर तहसील करसोग, जिला मंडी। करसोग से बोल रहे हैं पूर्णचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे हैं आप, आपके परिवार के सदस्य? बढ़िया है सर, ठीक ठाक है जी। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप भी इस चेन में एक सैनिक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप वहां भी सभी की जागरूक, सभी जितने भी गांव के लोग हैं, आपके सानिध्य में लोग हैं, उन्हें सभी जागरूक करेंगे, तभी हम एक सच्चे सैनिक के रूप में इस कोरोना जंग को जीत पाएंगे। आपका क्या प्रश्न रहेगा पूर्णचंद जी? ये सर मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई ये वायरस के हवा में भी फैलता है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया जी आपने। इसका जवाब भी अभी मैडम से लेते हैं। पूर्णचंद जी का कहना है कि स्टडीज भी आजकल कह रही हैं कि एरोसोल में रह रहा है, हवा में रह रहा है, तीन घंटे तक रह रहा है। अभी कुछ स्टडीज ऐसी भी आ रही कि कईयों को ये कंफ्यूजन भी स्टडीज में है, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन भी बढ़ रहे हैं। आई दिन इतनी ज़्यादा स्टडीज कोरोना वायरस पे ही हो रही हैं कि हम भूल गए हैं कि हार्ट अटैक्स क्या होते हैं, हम भूल गए हैं कि किडनी डिजीजेस क्या होती हैं, हम भूल गए हैं कि कोई पॉइजनिंग कर रहा है, कोई रोड एक्सीडेंट में मर रहा है, और दूसरी जो कंडीशन से जो लोग पहले हॉस्पिटल आया करते थे और उनकी मोर्टेलिटी हुआ करती, आजकल वो सब आंकड़ा बंद है। आजकल हर जगह कोविड की बात कर रहे हैं। तो ये हवा में आने का आपको क्या लगता है, आपके अनुभव से, क्या ये हवा में आ सकता है? इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इससे पहले शायद हम लोग जानते नहीं हैं एग्जैक्टली कि हवा में इनका कहने का मतलब क्या है। हम दोनों ऐसे बैठे हैं, जो मैं छींक रही है वो भी हवा के थ्रू ही आप तक पहुंच रहा है। तो ये बड़ा क्लियर है, इसका साइंटिफिक आंसर देना बहुत ज़रूरी है। जब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब हम जो भी ग्रसित व्यक्ति है खांसता है, छींकता है, इवन जोर से बोलता है, हंसता है, सांस लेता है, तो हमारे छोटे छोटे एक थूक की कह लीजिए, एक छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। उनका यूजुअली साइज जो है 5 माइक्रोन मीटर से ज़्यादा होता है, और ये ड्रॉपलेट्स है, इनको ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। और ये यूजुअली जो जाती है मैक्सिमम सेटल हो जाती है 1 मीटर तक, और ये 2 मीटर से ज्यादा यूजुअली जाती नहीं है, 6 फीट से ज्यादा जाती नहीं है। मतलब वातावरण में आया और साथ में गिर गया। लेकिन फिर क्या होता है, उसके बाद वो नीचे बैठ जाता है, नीचे चला जाता है थोड़ी देर में ही। जिसको हम एरोसोल बोलते हैं या एयरबॉर्न बोलते हैं, वो पार्टिकल्स वो होते हैं जो
5 माइक्रोन मीटर से छोटे होते हैं। वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनको ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। जैसे वो छूटे थोड़ा वो जैसे एनवायरनमेंट में जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बन जाते हैं और वो बियॉन्ड 2 मीटर से आगे दूरी तक जा सकते हैं। वो होता है हवा में। उसका मतलब है हवा में होना। वो भी तब होगा अगर साइज अगर उसका छोटा है। उसका छोटा है। वो यूजुअली जैसे मीजल्स में, टीबी में हम इसको देखते हैं। हम यूजुअली जो अब तक की स्टडीज है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एयरसोल ड्रॉपलेट बॉर्न। जो एरोसोल्स होती है कुछ कंडीशंस में अभी बोलते हैं, सर ने भी बताया कि जो हम प्रोसीजर करते हैं, सैंपल लेते हैं और भी हॉस्पिटल में बहुत सारे CPR करते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स है, उसमें हो सकता है। तो यूजुअली जो है अभी तक एयरबॉर्न पूरा नहीं देखा गया है। आपका कहने का तात्पर्य है कि जो इसका विषाणु का जो साइज है वो 50 माइक्रोमीटर से ऊपर है और अगर 5 माइक्रोमीटर से नीचे, आपका कहने का मतलब हुआ। ये एक और अच्छी बात आपने बोली। ये कंफ्यूजन है लोगों में कि विषाणु के साइज को कंपेयर करते हैं। ये विषाणु नहीं, इट इज नॉट द वायरस। वायरस इज इन नैनोमीटर, इट इज 120.13 माइक्रोन मीटर है। जी। जो हाँ माइक्रोन मीटर है। जो ड्रॉपलेट्स होती है मोर देन 5 माइक्रोन है, बड़े साइज की है। वायरस छोटा है। वायरस खुद हवा में नहीं जा रहा है। वायरस किसके अंदर जा रहा है, उन थूक के छोटे छोटे कणों में जा रहा है। उसके जरिए वो जा रहा है। वायरस अकेला नहीं जा रहा। कण जो भी जहां जितनी उसकी पहुंच है, जैसे आप बताते हैं कि 2 मीटर की दूरी है, वो वहीं तक जाएगा और नीचे सेटल हो जाएगा। पूरनचंद जी, अभी जो स्टडीज हैं, अभी जो शोध है और मैडम का जो अनुभव है, उससे अभी ये वातावरण में बिल्कुल नहीं आएगा आपको। पर फिर भी जो परहेज और प्रिकॉशन बताए गए हैं मास्क के तौर पे, उस पर भी आगे बात करेंगे, वो जरूर अपनाने हैं। आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपके प्रश्न का शायद समाधान मिल गया होगा। बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं। आपने उधर भी प्रचार करना है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, अभी ये एरोसोल में नहीं है। शायद एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो हेलो, आप थोड़ी सी जरा अपनी आवाज ऊंची करके हमसे बात कीजिएगा। जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप? सर मैं बोल रहा हूँ अशोक कुमार। आप अशोक कुमार जी बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? कसौली भी हमारी शिमला की तरह ही ठंडा है, शायद वहाँ भी ठंड होगी आजकल। जी आप बताइए किससे प्रश्न है आपका? सर जी मेरा प्रश्न सर ये है सर, मेरी मिसेज इसमें गए थे, कालका गए थे मिलने के लिए बच्चों से। कहाँ गए थे जी? कालका गए थे। कालका गए थे। आप कैसे गए? आजकल लॉकडाउन तो बंद है, आप कैसे चले गए कालका? वो पहले गए थे, मार्च में गए थे जी। जी मार्च में गए थे। मार्च में गए सर जी। अब सर उनकी जो दवाई खत्म हो गई थी सर। किस चीज की दवाई लेती हैं? IGMC में उनके ओपन सर्जरी हुई थी जी। अच्छा जी। IGMC में जी। तो सर उनकी ओपन सर्जरी होती, उनकी दवाई खत्म हो गई थी। तो सर मैं कल कसौली तहसील गया था सर। मैं कल उन्होंने बोला कि वहाँ जाओ जी, SDM से परमिशन लो। IGMC से आप परमिशन लें? नहीं IGMC में उनकी ओपन सर्जरी हुई थी जी, हार्ट की सर्जरी हुई थी। ठीक है जी, बहुत महत्वपूर्ण सर्जरी हुई थी जी। तहसील गया था, तहसीलदार ने कहा आप जाइए सोलन जाइए अब जी। और सर दवाई सब मिल रही है सर। जी अच्छा, आपको सोलन में वो दवाएं अवेलेबल नहीं है? नहीं वहाँ मिल नहीं, कालका नहीं मिल रही। तो आप ऐसा कर सकते हैं अशोक कुमार जी, देखिए आपका बिल्कुल जेन्युइन केस है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, उसकी कई एक दवाई बड़ी टेक्निकल होती हैं। आप अपने प्रशासन के पास जाके अपना अगर वो कार्ड और पूरा ब्यौरा डिटेल में बताएंगे तो आपका वहां पास और एक परमिट बन जाएगा। आप अपने मरीज के साथ 2 व्यक्ति, आप जो बोलते हैं अगर अपनी पर्सनल गाड़ी में आना है तो 2 व्यक्ति, एक आगे और एक पिछली सीट में बैठकर। स्कूटी है सर मेरे पास। स्कूटी है तो आप प्रशासन के पास जाइए, आपकी जो भी भरसक आपका जो सहायता होगी वो प्रशासन जरूर करेगा। और अगर फिर भी उसके बावजूद भी नहीं लगता तो सोलन में भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास जाइए और उनसे वहां सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो कोई भी डरने की बात नहीं है, थोड़ा सा समय है, सबको कड़वी घूंट लेनी है, पर हाँ जहां लगता है कि जरूरी है तो वहां कोई मना नहीं है। बिल्कुल पासेस बन रहे हैं, कर्फ्यू भी पास बनते हैं, पर उसका अगर सदुपयोग होगा तो तभी वो काम करेगा। आपका हमारे साथ सुझाव देने में और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी। तो सर एक लुधियाना से आलोक नाथ जी भी हमारे साथ, आलोक कुमार जी भी जुड़े थे, वो क्लिनिकल सिम्टम्स की बात कर रहे थे। हमने तो ऐसा सिस्टम बनाया है यहाँ पे कि हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो चलिए अगर क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो कोविड-19 में ऐसा क्या क्लिनिकल सिम्टम्स हैं? आप पहले बोला करते थे कि डॉक्टर साहब देखिए बड़े सिम्टोमेटिक पेशेंट है, तराही तराही हो गई, सारी जगह कन्फ्यूजन हो गया, हर लोग हड़कंप मच गया समाज में, उन्हें लगा कि मौत। आज लोग जो पहले हार्ट अटैक से मरा करते थे आजकल उनका कोई भी भय और कोई भी खौफ नहीं है, ना जाने वो लोग कहाँ पे हैं, किस स्थिति में हैं। जो लोग किडनी फेलियर से मरा करते थे ना जाने बेचारे वो किस ट्रीटमेंट पे हैं।
किसको दिखा रहे हैं? आजकल सब आंखें बंद करके, कानों को बंद करके सिर्फ कोरोना 19 के बारे में बात कर रहे हैं और उसको लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इसमें सिम्टोमेटोलॉजी क्या होती है। सिम्टम्स भी आए दिन स्टडीज आपकी बोलती है कि अब सिम्टम्स और बदल गए, आए दिन नए रिसर्च हो रहे हैं कि और बदल गए। तो हम किस सिम्टम्स की बात करें कि स्टीक सिम्टम्स कौन से हैं, और वो सिम्टम्स बाद में बात करेंगे कोमॉर्बिड कंडीशन की। अभी जो मुख्यतः लक्षण जो होते हैं कोरोना वायरस में, आलोकनाथ जी जलंधर से, लुधियाना से जानना चाह रहे हैं, वो क्या क्या है? जो कोर सिम्टम्स होते हैं वो बुखार होते, हाई ग्रेड होते, आपको खांसी होते, यूजुअली ड्राई कफ होते, बलगम नहीं आती इसके साथ, और सांस भी फूल सकता है। ये 3 है कोर सिम्टम। बट अभी बहुत सारी और भी सिम्टम मिला है, कुछ एटिपिकल सिम्टम भी मिला है। पेशेंट को फीवर, कफ एंड सांस फूलना कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायरिया लेके पेशेंट आ रहे। किसी को हेडेक हो सकता है, शॉर्ट थ्रोट हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट 2 सिम्टम मैं बताऊंगा। एक है टेस्ट, जो खाने की टेस्ट वो चेंज हो जाना, एंड स्मेल चेंज हो जाना, ये भी ऐड हुआ। अभी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल भी ऐड किया एक सिम्टम की तरह। तो जो कॉमन सिम्टम है, टिपिकल सिम्टम बोलते, कोर सिम्टम, वो तो है बुखार, सूखी खांसी एंड सांस फूलना। ये छोड़ के बहुत सारी एटिपिकल सिम्टम है जो क्लिनिशियन को थोड़ा अवेयर होना चाहिए, बिकॉज इस सस्पिशन समटाइम पेशेंट सिर्फ डायरिया लेके आ गया, बट आपको कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एंड बाकी हिस्ट्री से इसको सस्पिशन में रखना चाहिए। तो सर ये जो टिपिकल और एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, आपने कोमॉर्बिड भी बताया, आपने कहा कि जो 60 साल से ऊपर के हैं, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन से आपने बताया, डायबिटीज़ है, किसी को अनकंट्रोल्ड, किसी को किडनी डिजीज़ है, ब्रोंकियल अस्थमा है, किसी को हार्ट फेलियर है, किसी को हाइपरटेंशन है। तो ये जो एटिपिकल सिम्टम्स में ये क्यों आते हैं और किस में आते हैं एटिपिकल सिम्टम्स? क्या ये सभी में ही आते हैं? नहीं, सभी में नहीं आते। जो फीवर है, फीवर यूजुअली देखा गया जो जिसकी उम्र ज़्यादा है व जिसको बॉडी की इम्यूनिटी आपको काफ़ी कमज़ोर है, जैसा कोई दवाई ले रहा है, स्टेरॉयड ले रहा है व कैंसर की दवाई ले रहा है, उसमें फीवर नहीं भी आ सकता है। और शुरू में देखा गया जो शुरू में ना एट द टाइम ऑफ एडमिशन सिर्फ 50% को फीवर होते, फीवर सबको नहीं होते। और वो एक रीज़न मैंने बोला, जे जिसकी बॉडी इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर है व उम्र ज़्यादा है, 60 साल से ऊपर है, उसमें फीवर नहीं भी आ सकता है। जी ठीक है ना। चलिए, अभी आगे काफ़ी लड़ाई लड़नी है हमें। अभी लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, अभी इतना कन्फ्यूजन है। अगर लॉकडाउन खुल गया तो शायद कन्फ्यूजन कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा? लॉकडाउन की बाद भी जो प्रिवेंटिव मेजर है ना, वो बंद नहीं होना चाहिए। हम लॉकडाउन ग्रीन एरिया में हम ओपन कर सकता है, बट उसकी मतलब ये नहीं जो जनरल पब्लिक एंड अदर हेल्थ केयर स्टाफ, अदर स्टाफ, हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए जो प्रिवेंटिव मेजर हम फॉलो कर रहे हैं, जैसा हाथ धोना साबुन से 20 सेकेंड तक, मास्क पहन के बाहर जाना, भी पर्टिकुलरली भीड़ भाड़ एरिया में जा रहे हमेशा मास्क पहन के रखे, एंड 2 मीटर गैप, मैं तो 2 मीटर ही बोलूँगा, 6 फीट बोलते सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, तो 1 से 2 मीटर गैप आपको रखना चाहिए। प्लस कोई पता है जो किसी ने खांस रहा है, उनको जुकाम वगैरह है, उनसे थोड़ा सा दूर डिस्टेंस रखना चाहिए। अपना मुंह में, नाक में हाथ ना रखे बार बार। ये सारी प्रिवेंशन तो लॉकडाउन बंद होने की बाद भी फॉलो करना चाहिए। शायद एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो, है कि जो आदमी खांसता है जो नीचे, हाँ नमस्कार जी, दूरदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं झारखंड से। झारखंड से। आपका शुभ नाम क्या है? झारखंड से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम तरसेम सिंह है। तरसेम सिंह। तरसेम सिंह जी, आप झारखंड से बोल रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिमला स्टूडियो में। आपका क्या प्रश्न रहेगा तरसेम सिंह जी? मेरा ये कहना है जी, मेरा ये सवाल है कि जो आदमी खांसता है तो नीचे जो थूक गिरता है जी, वो उसका कितना देरी तक रहता है? अच्छा, आपका बिल्कुल प्रश्न वाजिब है। अभी हम बात कर रहे थे कि सरफेस में कितना रह सकता है, ये किस किस जगह में कितना रह सकता है, तो आपका जवाब हम जो हमारी एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर किरण मोक्टा जी, हम इनसे जानते हैं। तरसेम सिंह जी झारखंड से पूछ रहे हैं मैम कि ये जो थूक हमारा गिरता है नीचे, सबसे पहली बात तो तरसेम सिंह जी, थूक बिल्कुल भी सामने नहीं फेंकना। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि हर जगह थूक नहीं फेंकना है, और किसी कारणवश अगर वो गिर जाता है कहीं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये सोशल नॉर्म्स बड़े सीखने पड़ेंगे हमें। अगर पूरा दायित्व से ये जो हमें हैंड सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, कॉफिंग
और स्नीजिंग एथिक्स की बात करते हैं, तरसेम सिंह जी आप बुरा मत मानिएगा, हमें सबको सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। हर जगह नहीं थूकना है, बिल्कुल नहीं थूकना है। पर अगर किसी कारणवश आपकी जानकारी के लिए आपको थूक की जानकारी चाहिए, उसमें विषाणु कितनी देर रह सकता है, तो मैम थूक में वैसे कितनी देर विषाणु रह सकता है? बहुत ही प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने किया है, जो हम सभी को समझना ज़रूरी है। मतलब ये नहीं है कि थूक में कितनी देर, वो किस सरफेस पे रहा है, उसकी क्या कंडीशंस रही है, उस पे डिपेंड करता है कि कितनी देर तक वो रहता है। थूकने में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो वायरसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है उसमें। अब हमें देखना ये है जैसे किस सरफेस पे वो गिरा है। जितने भी हमारे ये पार्टिकल्स गिरते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सरफेसेस, जैसे कम से कम देखा गया है जैसे ग्लव्स पे 8 घंटे तक रहता है, और एल्यूमिनियम पे जैसे दरवाजे के हैंडल वगैरह होते हैं उसमें 2 से 8 घंटे तक रहता है। जितने भी हमारे हार्ड सरफेसेस है, गत्ता है, नीचे सरफेस है, इनमें 3 से 4 दिन तक सर ने भी बताया रह सकता है। ये देखा गया है दूसरे वायरसेस के साथ करके। कुछ पोरस पार्टिकल्स है जैसे फैब्रिक है, यहाँ गिर गया है तो उसमें थोड़ा कम रह सकता है ये। तो थूकने में भी वैसे है, डिपेंडिंग अपॉन दैट, तो ये आज क्या डेज तक रह सकता है, मतलब कई दिनों तक रह सकता है। एंड इट इज रियली, मतलब यहाँ से इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है। इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि ये आपने भी कहा इनको कि थूकना जो है, अब हर जगह बहुत टाइम से हम बोल रहे हैं कि थूकना नहीं चाहिए, हमारी आदत है लोगों की, हर जगह थूकते हैं, अब तो ये पनिशेबल भी हो गया है शायद। हाँ जी, किसी कारणवश मैम जो चलता फिरता मुसाफिर है या कोई किसी दमे की बीमारी से ग्रसित है या सीओपीडी है, उनमें बलगम की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, कहीं वो रास्ते में जा रहा तो उसे कहाँ थूकना चाहिए? बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगेन। वैसे तो चलो थूकना तो अवॉइड, पर उनको थूकना ही पड़ सकता है, हमारी कोई ऐसी जगह भी नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है तो बहुत अच्छा रहेगा, अपनी बीमारी सबको मालूम होती है, कोई ऐसा कंटेनर लेके चले। अगर फिर भी नहीं है, कुछ आपके पास रुमाल पड़ा है, कुछ ऐसा है, उसमें हम उसको कर सकते हैं, नीचे नहीं थूके, क्योंकि दूसरे आदमी को पता नहीं चलेगा, बच्चा है, बड़ा है, किसी का हाथ लग जाता है, पैर लग जाता है, तो वो करा जा सकता, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहे। जब हम वापस जाते हैं तो उसका अच्छी तरह से। तरसेम जी, बहुत ही उम्दा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि थूकना भी ऐसा, हम किसी को ये नहीं मना कर सकते कि थूकना नहीं, कहीं कोई बीमारी से ग्रसित है और उसका थूक बलगम आ ही रहा है, तो टेक्निकल वो समझना पड़ेगा कि उसको कैसे उसको ट्रीट करना है। जब आप देखिए बाहर के कंट्रीज में अगर आपने पेट पाल रखा है तो ऐसा नहीं, आप पेट के साथ एक लिफाफा और एक आप उसमें एक स्कूप भी रखते हैं कि अगर किसी कारणवश आपका पेट कहीं खुले में शौच करता है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है उसको वहां से क्लीन करना। तो ये आपका दायित्व बनता है तरसेम जी, और सारे देशवासियों को भी ये संदेश है कि अगर किसी कारणवश आपको अननेसेसरी या आपको लगता है किसी बीमारी के कारण आपको थूकना पड़ रहा है तो उसको प्रॉपर सही तरीके से किस जगह थूकें जो कि आप खुद से और दूसरे को इन्फेक्ट ना करें। शायद एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए और जगह बताइए जी अपनी। मेरा नाम सतीश कुमार है सर। सतीश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सर मैं बद्दी में जॉब करता हूँ। आप बद्दी में आजकल भी जॉब कर रहे हैं आप? हाँ जी, मैं कि आजकल लॉकडाउन में घर में बैठे हैं आप? सिक्योरिटी में हूँ सर। सिक्योरिटी में, तो बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी वाले हैं, आपके माध्यम से मैं उनको सबको संदेश देना चाहूंगा, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, पर आप भी हमारी टीम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आपको भी सावधानियां उतनी बरतनी है जितनी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जो दूसरे लोग भी बरत रहे हैं। आपको हम सलूट करते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपका प्रश्न क्या रहेगा? थैंक यू सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है सर कि अपना जो टेम्परेचर है ना, वो कितना होना चाहिए मिनिमम? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जानना चाह रहे हैं। एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? हम बोलते हैं 97 से 99 तक, तो टेक्निकल आप क्या बोलते हैं? इसमें फीवर हम बोलते 38 डिग्री से ऊपर जाते, 38 डिग्री से ऊपर, तभी हम बुखार बोलते हैं इसको। 38 डिग्री सेल्सियस से अगर आपका ऊपर जा रहा है तभी हम मान के चलते हैं कि आपको बुखार है, और वो भी डिपेंड करता है मॉर्निंग में, इवनिंग में है, मेल फीमेल में है, यंग और एल्डरली में है। तो 38 से ऊपर का अगर वो है उसको हम, ये मशीन दी हुई ना हमारे को चेक करने के लिए सर। आपको थर्मल मशीन दे रखी है? जी, बिल्कुल चेक करने के लिए दी हुई, तो वो चेक करते रहते हैं हम लोगों को, सैनिटाइज करते रहते हैं, तो इसलिए पूछ रहा था मैंने कहा होना कितना चाहिए। देखिए टेम्परेचर तो हम तभी लेंगे अगर 100 डिग्री से अगर आपका टेम्परेचर ऊपर हो रहा है। फीवर तो हम तभी बोलेंगे। आपकी क्या जानकारी है? 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री से ऊपर जो है हम फीवर, और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में बताना हो इनको चेंज कर तो 100। तो आपका
आपका 99.8 से ऊपर अगर आपको लग रहा है तो आप फीवर की पुष्टि कर सकते हैं उसकी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सारे लोग जान रहे हैं, शायद एक कॉलर फिर दोबारा से जुड़ गए हमारे साथ। हेलो हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार जी। आप थोड़ी सी अपनी आवाज को जरा ऊंचा करके हमारे साथ जुड़े। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपका प्रश्न क्या रहेगा? प्रश्न ये है कि जैसे ICMR और WHO की गाइडलाइन के मुताबिक। आप कहां से बोल रहे हैं जी? भरवाई, चिंतपूर्णी। चिंतपूर्णी भरवाई से बोल रहे हैं आप? तो माता के दरबार से बोल रहे हैं, आप तो बिल्कुल ही हर जगह से सुरक्षित हैं। तो आपका प्रश्न क्या रहेगा? हमारा क्षेत्र सुरक्षित है महामारी की कृपा से। बहुत बड़ी कृपा है जी, सारे युग को, सारे विश्व को ये कृपा मिल रही है। और मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ICMR और WHO के जो गाइडलाइन है जी, उसके मुताबिक सोशल डिस्टेंस जी, मास्क जी, होम आइसोलेशन और जो लोग क्वारंटाइन में बाहर से आ रहे हैं जी, और उसको जो है जो क्या बोलते हैं इनको जो स्टे कर रहे हैं, तो इसके दौरान भी अगर उनके अंदर वायरस आ जाता है जी, तो उसके लिए एक तो मतलब उनको जो है टेस्टिंग नहीं अवेलेबल होनी चाहिए, पहली बात। नहीं, क्या नहीं होना चाहिए? एक बार आप दोबारा बताएंगे, क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, जैसे लोग जो मतलब आउट ऑफ स्टेट आ रहे हैं जी, तो उनकी जो है जो बैरियर पॉइंट है, जैसे हमारे ऊना में महत्वपूर्ण है जी, तो वहीं पर ही उनका जो है वो एक सिंपल सा टेस्ट हो जाना चाहिए जी। ताकि जैसे जो है हमारा प्रदेश जो है ये इससे बचा हुआ है। बहुत अच्छा सुझाव है आपका ये। हम पहली बात जी, दूसरी बात कि जो आम लोग मास्क का यूज कर रहे हैं जी, इसमें ज्यादातर लोग ब्लैक कलर के मास्क कर रहे हैं। बिल्कुल यही, इसीलिए आज जो मैडम है हमारी, ये मास्क को लेकर ये 2 किस्म का मास्क लेके आई हैं और इसकी भरपूर जानकारी देंगे। देखिए, मास्क जो है लोगों ने लगाए हैं शायद दूसरे को दिखाने के लिए, उनको मास्क का महत्व नहीं पता कि मास्क का असली प्रयोग किस तरह से करना है। और जी, तो चलिए आपकी इसी जानकारी को लेकर, मैम ये जो मास्क आप लाई हैं, लोग बोलते हैं मास्क मास्क मास्क, शायद आधे से ज्यादा लोगों को इसका कंसेप्ट पता नहीं है कि मास्क क्यों लगाना चाहिए, उसका सही मेथड क्या है, टेक्निकल मेथड क्या है, उसको कैसे डिस्पोज। कईयों ने जेब में मास्क डाले हुए हैं, कई बार बार नाक मुंह में हाथ लगा रहे हैं, कई नॉर्मल आदमी भी नाक मुंह में लगा रहा है तो शायद वो संक्रमित हो सकता है, और कई लोगों ने हर तरीके के मास्क लगाए। किस तरीके का मास्क होना चाहिए, और जो घर में बना हम जो कपड़े का मास्क बोलते हैं वो उसकी रख रखाव कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आप जरा संक्षिप्त में बताइए। ठीक है, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारे ये कॉलर थे, जिन्होंने सच में बहुत समझदारी वाला क्वेश्चन किया है। काफी जागरूक लगते हैं वैसे भी ये। तो जितना भी हमारा ये प्रिवेंशन है, बचाव है, वो कड़ी चल रही थी एक्चुअली कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए। अगर आप परमिट करें तो 2 सेकंड में मैं वो बता दूं। बिल्कुल बताइएगा जी। सबसे पहले जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, हमने जान लिया कि फैलता कैसे है, संक्रमित व्यक्ति से कैसे फैलता है, खांसने या जो सब बातें हमने की। इट इज नॉट ओनली कि सिम्टोमेटिक है, जो एसिम्टोमेटिक है, जिनको कुछ नहीं है, मैं बैठी हूं, हो सकता है मुझे भी इन्फेक्शन हो लेकिन मेरे में कोई सिम्टम नहीं है, मैं ये ट्रांसमिट कर सकती हूँ इन्फेक्शन। इसी तरह से सारे लोग आज के टाइम में पोटेंशियल कोविड पॉजिटिव है, पोटेंशियल कोविड पॉजिटिव है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो इंसान, 2 बातें हैं, एक तो हम अपने से दूसरे को ना फैलाएं, एक दूसरा है कि हम औरों से ना लें। 2 पहलू है ये। तो दूसरों को ना फैलाएं कैसे, वो है हम अपने आप को सबसे पहले मुंह को ढक लें, मुंह नाक को ढकें। कैसे ढकें, उसके लिए हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं जो आपने जिक्र किया है। दूसरा है हम घरों के अंदर ही रहे। हाँ, तीसरी बात है अब हम दूसरे कैसे बचाव करें, तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग की हमने बात कर ली है, 1 से 2 मीटर की होनी चाहिए ताकि हम किसी के कांटेक्ट में नहीं आए। हैंड हाइजीन, ट्रिपल H, 3 H जरूर याद रखने चाहिए। कौन सा? पहला H है कि घर पर हो सके तो रहे, हो घर पे रहे जी। दूसरा H है हैंड की हाइजीन करे, या वॉशिंग करे या सैनिटाइज घर पे रहें और हाथ की सफाई देखभाल हाँ करें। दूसरा पहलू है, दूसरा H है हाथ की हैंड हाइजीन, चाहे वो सफाई करे या वो करे, सैनिटाइज करे, राइट। और मुंह में बार बार ना लगाएं। अगर बाहर निकलना ही पड़ सकता है तो मास्क पहने। अब मास्क जो है तरह तरह के मार्केट में, हॉस्पिटल में यूजुअली हम ये वाला मास्क पहनते हैं, ठीक है। अब लोगों के लिए
कपड़े का मास्क जो है वो रिकमेंडेड है, पहन सकते हैं, ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। मास्क को बनाने के लिए जो कपड़ा कॉटन यूजुअली प्रेफरेबली करना चाहिए, और इसमें थोड़ा सीधा और उल्टी साइड भी परख ले पहले। इसमें तनियाँ भी लग सकती है, इलास्टिक भी लग सकता है, किसी भी तरह का मास्क हो सकता है। लेकिन मास्क पहने पर किस तरह से पहने वो भी जानना ज़रूरी है। तो मास्क को जब हम एक बार लगा लेते हैं, हमेशा हैंडल जो करना है उसको तनियों से हैंडल करना है। लगाना है जब, तो इस तरह से लगाना है कि हमारा नाक और मुंह बंद हो जाए, टाइट रहे, फिटिंग ठीक रहे इसकी। ठीक है। कई बार अक्सर ऐसा भी देखा गया कि चलते चलते लोगों ने मास्क सिर पे लगा रखे हैं, चलते चलते ठोडी में लगा रखे हर तरह का नाक बाहर रखा हुआ है। तो नाक, मेन मकसद मास्क का शायद नाक और मुंह को ढकना है। नाक और मुंह को ढकना है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, प्लीज मास्क जो है किसी के डर से नहीं पहने, बचाने के लिए पहने। अब ऐसे भी लोग हैं जैसे मैं बात कर रही हूँ तो इस तरह से होगा मास्क। शायद मैम एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं, बाकी मास्क की चर्चा ही आगे रखेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार जी, आप बताइए कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? मैं तो सर हमीरपुर से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, आपका नाम बताइए। नमस्कार साहब, मैंने पहले बताया था कैप्टन भगतराम सर। क्या नाम बताया था जी? कैप्टन भगतराम। कैप्टन साहब जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जय हिंद साहब, आपको भी बहुत बहुत। आप लोगों के सहयोग से देखिए हमारे जो एक्स सर्विस मैन है और जो आर्मी के लोग हैं बहुत ही बॉर्डर में भी अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ समाज में भी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको भी नत आपको सैल्यूट है। और साथ में इस दूरदर्शन के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि आप क्या संदेश हमारे आवाम को देना चाहेंगे? संदेश है सर कि मेरे सिर में दर्द हो रही है, मेरा बीपी हाई हो गया था जी। तो अभी जाहू में मैंने इधर मंडी के बाउंड्री पर जाया, जाहू वहाँ डॉक्टर से चेक कराया था, लेकिन सिर की दर्द नहीं जा रही है। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई खांसी नहीं, बुखार नहीं, जुकाम नहीं, कोई चीज नहीं है सर। तो कैप्टन साहब देखिए, सिर दर्द पहली बार हुआ है या पहले भी आपको सिर दर्द होता रहा है? सिर दर्द वो ऐसे होता था सर, कभी अभी जा नहीं रहा है, अभी सिर में दर्द होता है, अभी भी दर्द लगा हुआ है। फिर मैंने चेक ऑफ डॉक्टर से भी कराया, उन्होंने दवाई दिया मेरे को सर बीपी की। तो चलिए, आपको तो ये कोविड-19 से, पर मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, आपकी आयु कितनी है इस टाइम? 77 साल सर। देखिए 70 साल में अगर आपको परसिस्टेंटली बड़े लंबे अरसे तक 77 तब तो आप और भी बधाई के पात्र हैं कि आप इतनी बुलंद आवाज के साथ 70 साल में भी बात कर रहे हैं। देखिए जो सिर दर्द है उसके इन्वेस्टिगेशन कराना शायद लाजमी बन जाता है। जैसे लॉकडाउन खुलता है, एक आप आंखों की जांच जरूर कराइएगा, साथ में अगर हो सके एक सीटी स्कैन आप काम कर सकते हैं, क्योंकि सिर दर्द अगर आपको इतनी आयु में बहुत ज्यादा तेज दर्द है, परसिस्टेंट डेली परसिस्टेंट हेडेक रह सकता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। पर उसके अलावा आप जो इन्वेस्टिगेशन के तौर पे आंखों की जांच करवा सकते हैं, एक्सरे पीएनएस करवा सकते हैं और साथ में एक सीटी स्कैन करा सकते हैं। और तब तक मात्र डॉक्टरी परामर्श के बगैर कोई भी दवा नहीं लेनी, और अगर लेनी भी हो तो पैरास्टामोल सिंपल दवाई है जो बुखार में भी देते हैं, उसका दर्द में भी असर पड़ता है, पर एक बार अपनी आप पुष्टि करा लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर दूसरी बात ऐसे मेरे हार्ट पर भी गोली लगी हुई है। अच्छा, हार्ट पे भी गोली लगी है आपने? देश की खातिर हार्ट पे भी गोली लगाई है? हाँ जी जी। तो चलिए, आपको सब एक बार जो स्पेशलिस्ट से मिलकर एक बार पूरा जांच पड़ताल करके ही आप ठीक दवाओं पे आए, ऐसे बिना पूछे आप कोई दवाओं का सेवन ना करें। इस कार्यक्रम में जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं और हमारे पास अभी जो कंफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा क्लियर करनी है। मैम मास्क की बात कर रहे थे आप कि मास्क नाक से लेकर और नीचे तक लगाएंगे तभी उसका मकसद पूरा हो पाएगा, नहीं तो मास्क लगाना घातक भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ना रखें या ऐसे ना रखें, या आपने जैसे कहा कि सिर के ऊपर जी, और इसको फ्रंट से सिर्फ तनियों से ही हैंडल करें और यहाँ हाथ ना लगाएं। जब आप घर से बाहर निकले एक बार मास्क पहन ले, जब वापस आते हैं तब तक कोशिश करें मास्क को ना खोले या मैनिपुलेट ना करें। ठीक है मैम, मास्क के बारे में आपने बहुत बखूबी जानकारी दी। इसका रख रखाव कैसे करना जरा संक्षिप्त में भी ये भी बता दें। हाँ, क्या जेब में डालना लाजमी है? अगर ये खराब हो जाता है तो इसे कैसे ट्रीट करना, कैसे फेंक देना है? और अगर फेंकना भी है तो जो बेचारे हमारे सफाई कर्मचारी भी हैं जो इस हमारा सारा गंद ले जा रहे हैं, पूरे देश को कितना साफ रख रहे हैं, उनको भी नत नत नमस्कार है, सैल्यूट करते हैं हम अपनी सारी सेनाओं को। सारे जो कोविड-19 वॉरियर्स हैं हमारे, एक बार फिर से सारे मीडिया कर्मी, सारे पुलिस कर्मी, सारे जितने भी मिलिट्री पैरा मिलिट्री, जितने सफाई कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, सभी को सल्यूट है। और साथ में सल्यूट आवाम को भी है अगर वो समझदारी से काम करती है। अगर वो किसी भी तरह से नासमझी से काम करके इस ट्रांसमिशन को बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं कहीं,
तो फिर वो सारी मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसको डिस्कार्ड कैसे करना है, ये बता दीजिए संक्षिप्त में। जो घर में जो हम कॉटन का यूज कर रहे हैं मास्क, इसको तो जैसे घर आते हैं आप डिटर्जेंट में गर्म पानी में डुबो दे, धो दे, इसको हर बार डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं है। इसको सुखा दे धूप में और दूसरे दिन फिर से पहन सकते हैं, यही इसका फायदा। शायद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हो। हेलो हेलो। नमस्कार जी, जरा आप अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न बताइए जी। हेलो। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं जी? सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। केड़ी जगह तो बोल रहे हैं जी पंजाब तो? मैं कपूरथला डिस्ट्रिक्ट फगवाड़ा। वाह जी वाह, कपूरथले तो बोल रहे हैं जी। तुसी दसो ਤੁਹਾਡਾ प्रश्न की रहेगा साडे तो? सर मेरा डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਸੀਐਨਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ ਛਿੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। नहीं, प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है आपको? ਜਿੱਦਾਂ ਛਿੱਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। छिक्का होती है, इन्होंने एलर्जी की प्रॉब्लम लगती शायद। ये बोल रहे हैं कि इनको सर्दी जुकाम बुखार है, छींके आती हैं। तो आपका उस छींके बुखार से क्या लेना देना? आपको क्या लगता है कि कहीं आपको कोरोना जल्दी तो नहीं हो जाएगा? नहीं सर, मैं यही पूछना चाहता हूँ, मैं वहाँ मेरे को और क्या ख्याल रखना पड़ेगा? इनको और क्या ख्याल करना पड़ेगा? ये कपूरथला से बोल रहे हैं कि ये फैक्ट्री में काम करते हैं, इनको एलर्जी की दिक्कत है। मास्क के अलावा ये और क्या क्या कर सकते हैं? जो बाकी लोगों के लिए लागू है वो सेम ही है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, हैंड वॉशिंग साबुन से 20 सेकेंड वो भी फॉलो करना है। मास्क जो सबके लिए वो उनके लिए भी लागू होगा। बाकी उनकी जो छींके वगैरह आते हैं वो देखने होगा एलर्जी से हो रहा है कि नहीं, काफ़ी सालों से है, बा कोई धूल वगैरह पोल सीजनल है, तो फिर उनको लोकल डॉक्टर साहब को एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। बाकी प्रिवेंटिव मेजर सबके लिए सेम ही होगा। ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਲਾਓ, ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਰੱਖੋ, ਨਸ਼ੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ मिल गया है। सर हमारे से जुड़ने का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। सर समय कम है, हम चाह रहे हैं शायद एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मैं आर.के. शुक्ला बोल रहा हूँ, शिमला से बोल रहा हूँ। शुक्ला जी, बहुत बहुत नमस्कार है। क्या प्रश्न रहेगा और किस विशेषज्ञ से प्रश्न रहेगा आपका? हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम डेली नीड की चीजें लेने के लिए बाजार निकलते हैं, जी 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 जी, या अभी ऑफिस खोलने वाले हैं या तो खुल गए हैं, कोई पार्केट भी खुल रहे हैं, तो ऑफिस जाते हैं जी, तो जब वहाँ से ऑफिस से या डेली नीड की चीजें हमें तो घर आके हमें कपड़े धोने हैं या सामान, तो जो सामान लाया सैनिटाइज करना है या ना? मतलब आप जब बाजार से आए और सामान लेके आए तो उसको कैसे सैनिटाइज करें और कैसे अपने कपड़ों को सैनिटाइज करें? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल देखिए हमारा हिमाचल प्रदेश ठंड से गुजरा, लगता दोबारा से सर्दियां आ गई है, तो लोगों के गर्म कपड़े तो शायद पानी की भी समस्या रहती है, इतना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में क्या विकल्प है कि हम अपने कपड़ों को, अपने घरों को और जो बाहर से लाई हुई सब्जियां या फल हैं उनको कैसे डिसइंफेक्ट करें? जैसे सब्जी लेने की पहले तो हैंड हाइजीन कर ले। प्लास्टिक बैग यूज़ ना करें, बिकॉज हमने अभी तक डिस्कस किया था प्लास्टिक में 3 डेज तक वायरस आपको रह सकता है, वायबल रह सकता है। तो प्लास्टिक के बदले दूसरा कोई बैग यूज़ करें जिसमें कपड़े का बैग यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करें। प्लास्टिक का बैग वर्जित है। फिर सब्जी वगैरह ठीक से पानी से धो ले और उसको धोने के बाद फिर वो हैंड हाइजीन फॉलो करे, साबुन से व अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से। और कपड़ा की बात है, जब बाहर जाएंगे एक तो मास्क तो पड़ना ही है जो हमने बताया, थोड़ा गैप भी रखे 1 से 2 मीटर। और अगर आप उनको ज़्यादा खतरा रख रहे तो एक ही कपड़ा पड़े जो दूसरा कोई रूम में उसको रख दे, फिर घर में जाके फिर दूसरा। तो शुक्ला जी, आपको बताया जा रहा है कि प्लास्टिक का जो लिफाफा है उसको बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि उसमें जो विषाणु है काफी देर तक रहता है। कपड़े का बैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको बारी बारी घर में लाने के बाद एक सेपरेट रूम में उसको धो के उसको अच्छी तरह केयर करके आप बार बार ले जा सकते हैं। और कपड़े ऐसे ना लगाएं जिसे धोना मुश्किल हो जाए, और कपड़ों को भी किसी विशेष जगह में रखकर दूसरे जो कपड़े हैं आपके उनको आप नियमित रूप से धोएं। सर, एक वैक्सीन की बात करते हैं, प्लाज्मा थेरेपी की बात करते हैं। आजकल वैक्सीन और प्लाज्मा थेरेपी कब आएगी? ये
ये कब तक आपको परहेज करना पड़ेगा, कब तक इंतजार करना पड़ेगा इन सब चीज़ों का? इसमें तो टाइम लगेंगे। प्लाज्मा थेरेपी जो पूछा है, अभी तक हमारी जो भी स्टडी है वो एनेक्डोटल केस रिपोर्ट से, केस सीरीज है, कोई रैंडोमाइज ट्रायल नहीं है। जैसा मैं ही कि एक ए पर्सन को दिया हमने प्लाज्मा थेरेपी, बट उससे उसको इम्प्रूवमेंट हो गया, उससे ये नहीं प्रूव होते जो प्लाज्मा थेरेपी से ही हो रहा है। जब तक आप ट्रायल नहीं करेंगे तब तक बोलना मुश्किल है, बट ट्रायल होने में टाइम लगेंगे। सो हम एनेक्डोटल केस रिपोर्ट की, केस सीरीज की बेसिस में सीरियस पेशेंट को। आखिरी में एक बिल्कुल संक्षिप्त उत्तर चाहिए आपसे, जो लोग बाहर से भी यहाँ आ रहे हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक है, क्या उनको घर में क्वारंटाइन कर सकते हैं? डेफिनेटली घर में क्वारंटाइन रहना चाहिए, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। प्रशासन भी देखे कि अगर कोई बाहर से आ रहा है उसको एसिम्प्टोमेटिक है तो उसको घर में क्वारंटाइन करें, और जो सिम्प्टोमेटिक है उन्हीं की वहां व्यवस्था की जाए। सिर्फ प्रशासन अकेला नहीं कर सकता, पब्लिक के अंदर भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। वो बाहर ना आए, 14 डेज को रिलीजियसली फॉलो करे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है अभी इस कोरोना की जंग को लड़ने के लिए हमें बिल्कुल सामूहिक तौर पर एक दूसरे से अपने आप की तारें, दिलों की तारें जोड़कर सारी बातों को ईमानदारी से समझना है। मास्क की अगर बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, हाइजीन की बात हो, करेंसीज की बात करते थे। कई लोग बोलते थे कि हमें टेक्निकली क्या डाइट लेनी चाहिए, नशे पानी से कैसे दूर रहना चाहिए, डाइट बैलेंस रखनी चाहिए। किसी भी कारणवश आप किसी भी बीमारी से अगर ग्रसित हो गए तो अपने पैरामीटर सारे नियंत्रण में रखें, खुश रहें, तनाव मुक्त रहें, सकारात्मक अगर सोच रखते हैं, सारी चीज़ों की अगर आप ईमानदारी से पालना करते हैं तो शायद कोविड-19 से डरने की बात नहीं है। समय का अभाव है, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कर उन्हें लाभान्वित किया। मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं अगली बार हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।